स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के चौथे संस्करण को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, नई शिक्षा नीति बाबा साहब की सोच के अनुरूप यह जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने पर देती है जोर। प्रमुख सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश प्रोटेक्टिव तरीके से कार्य करते हुए कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करें। इसके लिए सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य चल रहा है जोरों पर। प्रदेश की 3 नदियां हैं उफान पर, कई जगह खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों के तहत मनाई जा रही है बकरीद। धर्मगुरुओं ने लोगों को ऑनलाइन घरों में ही पढ़ाई ईद की नमाज। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम भाइयों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। अब देखिए मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे और उनके साथ उन्होंने संवाद किया। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकेथॉन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले आज से शुरू हो गया। लगातार 36 घंटे तक चलने वाले इस हैकेथॉन में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति उन्हीं भावनाओं के अनुरूप है। नई शिक्षा नीति जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने पर बल देती है। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर काफी भरोसा रहा है, जिसे उन्होंने बार बार सही साबित किया। साथियों, हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। आज से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो आज से लागू हो गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति है। SOP का पालन करना जरूरी होगा। आज से शुरू अनलॉक 3 के तहत वंदे मातरम मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। वहीं मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बाल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसी जगहों के अलावा बड़ी व भागीदारी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला किया जाएगा।
वहीं कैंटोनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन करने को अनिवार्य बनाया गया है। राज्य कैंटोनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक दूसरे से राज्य में जाने के भीतर और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्रिएटिव होकर कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोविड-19 के टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट RT-PCR ट्यूनेट मशीन तथा रैपिड एंटीजन विधि से कराए जाएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था निरंतर क्रियाशील रखी जाए। सुनिश्चित यह भी किया जाए कि खाद्यान्न वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित जनता को सूखे राशन के पैकेट वितरित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी सावधानी बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व पर राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सभी रूटों पर बस सेवा संचालित की जाए। साथ ही जनपद स्तर पर स्थापित जिला सेवा योजन कार्यालयों को सक्रिय किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा नियंत्रण कक्ष है उसको बहुत प्रोएक्टिवली चलाना है। कई मंडलों में, कई जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा सभी लोग गए हैं। सभी लोगों ने अपने कंट्रोल रूम्स देखे हैं। उनको और मजबूत करने के लिए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो पहले कहा था 3 करोड़ रुपया 25 लाख से कम वाले जनपदों को, 5 करोड़ रुपया 25 लाख से बड़े वाले जनपदों को जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर, जिलाधिकारी CMO और CDO के निर्वर्तन पर भी रख दिया है। इसके साथ साथ जो है सभी चिकित्सा संस्थानों को पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर बेड बनाने का भी निर्देश दिया है। जहां जरूरत है वहां वेंटिलेटर्स खरीदे जाएं। PGI के लिए, KGMC के लिए, लोहिया अस्पताल के लिए, यहाँ पर जो है लोक बंधु के लिए, सभी अस्पतालों में और बेड्स यदि आवश्यकता है इक्विपमेंट की उसको खरीदने के लिए निर्देश दिया है। BRD मेडिकल कॉलेज में भी, झांसी के मेडिकल कॉलेज में भी और बेड्स बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह की एडवांस बेड्स की कहीं कमी ना हो। आज की तारीख में जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में बेड्स की पर्याप्त संख्या है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो और अतिरिक्त क्षमता बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,840 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 36,037 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 51,354 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में प्रदेश में अब तक 1,677 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,840 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 36,037 है। अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर 51,354 हो गई है। प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,677 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 93,381 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 24,18,809 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसके लिए शासन और प्रशासन व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो वहीं भूमि पूजन और तब से अयोध्या के मंदिर और घरों में होने वाले दीपोत्सव के लिए दीप निर्माता कुम्हारों और फूलों के कारोबारी मालियों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। घर का हर सदस्य बड़े ही तन्मयता और समर्पण भाव से अपनी अपनी विधा को वे अंजाम दे रहे हैं। कोई दीप गढ़ रहा है, कोई फूल चुनकर माला पिरो रहा है। सभी का कहना है कि ऐसे तो तमाम धार्मिक त्योहार और पर्व जीवन में बहुत आए, किंतु इस बार हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसके आयोजनों के लिए हम और हमारा परिवार तैयारी कर रहा है। इससे सबसे बड़ी खुशी का पल मेरे लिए और क्या होगा। उधर अयोध्या के मुख्य मार्गों पर स्थित भवनों को पीले रंगों में रंगे जाने का कार्य भी तेज हो गया है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा है कि यह एक गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 500 साल बाद विवाद खड़ा था इसमें, और विवाद के बाद हम सबको मिला है राम मंदिर की तरफ से। क्यों राम मंदिर हम सबको भी खुशी है कि राम मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। हम लोग पहले भी दिया बना रहे थे, और ये जो दीप उत्सव में दिया बनाते थे उसके पहले दिया बना, लेकिन अब की बार जो ये हम लोगों को दिया बनाने का है, हम लोगों को बहुत खुशी है कि जन्मभूमि का न्यू रखा जाएगा और उसमें दीप उत्सव होगा। इसलिए हम लोग, हमारा पूरा गांव भी खुशी है। और इस दिन जो है 5 तारीख को जो है सब पूरा गांव हमारा जैसे दीपावली मनाया जाता है वैसे दीपावली जैसा मनाया जाएगा। इसके लिए हम मोदी और योगी जी को हम धन्यवाद करते हैं। इतना मालूम है देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 5 तारीख को, और वो शिला पूजन करेंगे और इसके बाद काम की शुरुआत हो जाएगी। जो काम रुका हुआ है, ऐतिहासिक काम है। देश का प्रधानमंत्री शिला पूजन करने आ रहा है, तो ये तो जब तक फिर भवन रहेगा, नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन और दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लखनऊ वासियों में उत्साह है। 5 तारीख को लखनऊ में भी घरों में दीप जलाए जाएंगे, जिसको लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में राम नाम लिखे दीपों का निर्माण किया जा रहा है। महंत दिव्यागिरी ने बताया कि अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के बाद यहाँ 5000 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि भगवान श्री राम को उनका निवास स्थान मिल गया। इसके अलावा शहरवासियों ने भी अपने घरों में दीपोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह भगवान राम 18 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे और उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह हम भी 5 तारीख को दिए जलाकर भगवान राम की आराधना करेंगे। पाँच तारीख को भूमि पूजन है रामलला का। तो हम लोगों ने, क्योंकि ये लक्ष्मण नगरी है और इस मंदिर का जुड़ाव और लगाव सदा ही, और यहाँ लखनऊ तो लक्ष्मण जी द्वारा बसाई ही गई है, तो हम लोगों को बहुत उत्साह है। और साथ ही ये पूरी संस्कृत के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही विशेष है। 5 तारीख का दिन हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और दोपहर में जो मुहूर्त निकला है पूजन का, उतने ही समय हम लोग 12:30 के आसपास दीपों का प्रज्वलन करेंगे, और उससे लिखा भी जाएगा उस वक्त कि 500 वर्षों के बाद में जो ये खुशी है, ये हम सारे लोग जो मठ मंदिर से जुड़े लोग हैं वो सारे लोग आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। एक दीपोत्सव का माहौल रहेगा। राम जी को नया घर मिला है, इसलिए हम लोग सारे लोग मिल के दीपक जलाएंगे और खूब अच्छा उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में जो भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, उनका भगवान का आवास मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों को दीपक जला के खुशी मनाना चाहिए, बहुत से ज़्यादा लोगों। 5 तारीख को हम लोग दिए जलाएंगे और खुशी मनाएंगे। 5 तारीख को जो राम जी अपने आवास पे आ रहे हैं, उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, और हम सब वहाँ पे अपने अपने घरों में दिया जलाएंगे और उनके आने की खुशी मनाएंगे।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद डॉक्टर अयूब को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। संयुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन सक अरोरा ने पत्रकारों को बताया कि उन पर उर्दू के अखबारों में भड़काऊ बयान वाला पोस्टर छपवाने पर पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया था। 153A 505 और आईटी एक्ट में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर के सिंह ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार गोरखपुर पुलिस को लखनऊ पुलिस से मिले संदेश के बाद बड़हलगंज पुलिस ने डॉक्टर अयूब को उनके क्लिनिक से गिरफ्तार किया। श्री अरोड़ा ने बताया कि उन्हें 14 दिनों के जुडिशनल कस्टडी में भेज दिया गया है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान के द्वारा एक विज्ञापन दैनिक इनकलाब में दिया हुआ है लखनऊ एडिशन में, और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो संविधान की मूल भावना और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अगेंस्ट है। और ये लखनऊ में और पूरे यूपी में कई जगह वायरल हो रहा है और विभिन्न ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है। इसको देखते हुए इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कराया और जो बातें थी उसके आधार पर हजरतगंज में एक मुकदमा 203/2020 धारा 153A 295A 298 505 2 IPC और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमें तब तक और जानकारी हुई कि पूरे लखनऊ में ये सर्कुलेट हो रहा है लगातार, और इनके जो विवेचक नियुक्त हुए चक्रधर पांडे, उन्होंने जब बाकी थानों से पता किया तो उन थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की भावनाएं फैली हुई थी। इसको लेके कल पुलिस ने रूट मार्च भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, और जहां भी ऐसे इलाकों में तनाव परिलक्षित हो रहा था उसको शांत करने की और सबसाइड करने की कोशिश की है। प्रदेश के वित्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि प्रदेश के 12 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में लोगों के रहने के लिए पॉलिथीन, आवागमन के लिए नाव और उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। श्री खन्ना आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कम से कम लोगों को बाढ़ से तकलीफ हो और अधिकतम लोगों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 3 नदियां इस समय उफान पर हैं। घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज, अयोध्या और बलिया के तुर्ती पार में लगातार बहाव पर है और यहां नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती नदी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के बर्ड घाट में बढ़ाव पर है और खतरे के निशान पर बह रही है। शारदा नदी पलिया कला के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के 12 जनपद के 331 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 2 जनपद लखनऊ से पश्चिम और 10 जनपद लखनऊ से पूर्व, ये हैं बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, आजमगढ़, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर। ये 10 जनपद लखनऊ से पूर्व के हैं और 2 जनपद लखीमपुर और सीतापुर ये लखनऊ से पश्चिम के हैं। इन 331 गांव बाढ़ से जो प्रभावित हैं, इसमें लगभग 1,90,000 की आबादी प्रभावित है। 3 नदियां खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही हैं। जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से शारदा नदी पलिया कला लखीमपुर खीरी में, राप्ती नदी बर्ड घाट गोरखपुर में, राप्ती नदी राप्ती बैराज श्रावस्ती में, सरयू घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी में, सरयू घाघरा नदी अयोध्या में तथा सरयू घाघरा नदी तुर्ती पार बलिया में ये खतरे के ऊपर है। वर्तमान में प्रदेश के जितने भी तटबंध या बंधे हैं वो सब सुरक्षित हैं। निश्चित रूप से हमने हर प्रकार से, चाहे आश्रय स्थल हो, चाहे उन लोगों को राहत सामग्री वितरित करने की बात हो, जो तिरपाल वगैरह की व्यवस्था हो, नाव की व्यवस्था, बाढ़ के लिए चौकी जो स्थापित की गई है राहत कार्यों के लिए उसकी व्यवस्था, तो हर प्रकार से सरकार ने पूरे मनोयोग से ये चेष्टा की है कि इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर कम से कम पड़े।
लगातार बारिश और बैराजों पर इकट्ठा पहाड़ी पानी छोड़ने के बाद बहराइच के 2 तहसील क्षेत्र महसी और कैसरगंज के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन को मजबूर हो चुके हैं। महसी क्षेत्र के पिपरा, कायमगंज, बिटौरा सहित दर्जनों गांव, बल्हा, बेहरौली और आदमपुर रेवली तटबंधों पर पानी भर जाने से बौड़ी गांव में थाना, हॉस्पिटल, बैंक आदि में पानी भर गया और पुलिसकर्मी भी घुटने तक पानी में ड्यूटी करते दिखे, जबकि ग्रामीणों के सामने भारी परेशानी बनी रही। तहसील कैसरगंज में मझारा, तकौली, 1100 रेती, बराहुआ सहित तटबंधों के किनारे बसे गांवों की सड़कें भी जलमग्न होने से कस्बों का संपर्क कट गया है। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने अचानक आई बाढ़ के बाद महसी और कैसरगंज में बाढ़ चौकियों को संचालित करा दिया और तटबंधों के किनारे बसे लोगों में भोजन पैकेट के वितरण की व्यवस्था कर दी। साथ ही फंसे ग्रामीणों की सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीमें भी सतर्क दृष्टि रखे हैं। सभी की मॉनिटरिंग उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीमें लगा दी गई हैं। यहाँ पे हमारे जनपद बहराइच में जो पानी आया है, तो तहसील महसी के और कैसरगंज के कुल 28 गांव प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे जलस्तर ज़्यादा ऊंचा है। हमारी आबादी भी प्रभावित हुई है, कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं। उन सब के लिए सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उन्हें खाने की किसी तरह की समस्या ना हो, उनके लिए पैकेट बनवा कर खाने का पैकेट बनाकर वितरण कराया जा रहा है। कुछ जगहों पे हमारी बाढ़ चौकियां संचालित है, जहां पे लोग आकर रह रहे हैं। बंधे पे भी काफ़ी लोग आके रह रहे हैं, तो सभी को हम लोग खाने का पैकेट वितरण करा रहे हैं। बारिश से उनका बचाव हो सके, क्योंकि शिफ्ट हुए हैं, तो उनके लिए जो है हम लोगों ने प्लास्टिक का तिरपाल भी वितरण कराया है। और जहाँ जहाँ पे आबादी को आवागमन के लिए नाव लगाने की आवश्यकता थी, तो नाव लगाए गए हैं। यहाँ की ये समस्या है कि आज से पहले 3 साल पहले ऐसी बाढ़ आई, अब उससे भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही। लोग जनजीवन सब त्रस्त है, जानवर मारने का कोई ठिकाना नहीं है। गल्ला पानी सब डूब रहा है, खेतों में कुछ नहीं रह गया है। मोहल्ला पहिया बाउंड्री में चारों तरफ बाउंड्री पानी से घिर चुकी है। अचानक पानी आ जाने के कारण गांव के लोग सब परेशान हैं। हम लोगों के जानवर बांधने के लिए कहीं जगह नहीं है। घरों में पानी घुसने के लिए बिल्कुल आ चुका है। हरदोई में लोकल ही वोकल को गति देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों की मांग हरदोई के बाजारों में अधिक है। यहाँ के स्थानीय ग्राहक इन राखियों को चाइना को एक सबक देने के लिए भी बड़े उत्सुकता से खरीद रहे हैं। जिला प्रशासन ने इनकी बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए बाजारों में इनके लिए प्राइम स्थान निर्धारित किए हैं। हरदोई के बावनखेड़ा के बरखेड़ा गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकल ही वोकल के मंत्र पर यहाँ की जनता पर सकारात्मक प्रभाव देख राखी बनाने का जो काम शुरू किया था, उससे उनको फायदा मिल रहा है। एक तरफ बाजार में चाइना के प्रति लोग अपना गुस्सा उसके सामानों को न खरीद कर व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन के मौके पर समूह की महिलाओं द्वारा बनी राखियां खरीद कर घर ले जाने की चाहत भी बढ़ी है। बाजार के मुख्य स्थान पर जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिक्री के लिए स्टार लगाने की विशेष सुविधा भी प्रदान कर रखी है। कासगंज जनपद के सभी विकास खंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जनपद के समस्त 1434 प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को ड्रेसें वितरित कराने के लिए सिलाई कराकर तैयार कराई जा रही है। इसके लिए समूह के सदस्यों को प्रति ड्रेस 100 रुपए दिए जा रहे हैं। जनपद में 36 समूह चयनित किए गए हैं। इस कार्य से समूहों की सभी महिला सदस्यों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनका आर्थिक स्तर भी बेहतर बनेगा। मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने तथा उनका आर्थिक स्तर सुदृढ़ करने व महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने के लिए जनपद में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित भी कराया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ सकें। कोविड-19 के चलते जहां कमजोर तबके की महिलाओं को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं समूह के माध्यम से उन्हें काम मिला है। उसके लिए महिलाओं ने सरकार और प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए धन्यवाद दे रही हैं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लंबी समय से बीमारी से जूझ रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया।
बीमारी के चलते सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एक समय पर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। फतेहपुर जनपद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिहाज से साल 1921 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। फतेहपुर के सैनीगुर गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जागेश्वर प्रसाद मिश्र के पुत्र संतोष कुमार मिश्रा व केशव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी के बेटे होने के नाते उन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ मिला। सरकार ने जो प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा व सराहनीय कार्य किया है। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह दिन हमें न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे और करुणा की भावना बढ़े। लखनऊ में लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ बकरीद मनाई जा रही है। इस अवसर पर शिया धर्मगुरु यूसुफ अब्बास ने लोगों से घर में रहकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की अपील की और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही। देखिए, कोई भी त्यौहार हो, बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, इस तरीके का आज तक के हमको नहीं देखने को मिला है, क्योंकि ये अनलॉकडाउन का थर्ड फेज है और इस वक्त ईद उल अजहा आज बकरीद का दिन है, इस तरीके से गुजर रहा है जैसे आम दिन, क्योंकि ना अजीज़ किया जा सकता है, ना रिश्तेदार किया जा सकता है। सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारे धर्म पर ख़तरा है, हमारे मज़हब पर ख़तरा है। ना धर्म पर ख़तरा है, ना मज़हब पे ख़तरा है तो सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना की वजह से इंसानियत के वास्ते ख़तरा है। लिहाजा इंसानियत की बका के लिए और इंसान की जान की हिफाजत के वास्ते हर इंसान दूसरे इंसान की हिफाजत के लिए अपने घर में रह रहा है, क्योंकि यह मरज़ छूने से फैल रहा है। लिहाजा इस वक्त बकरीद का मौका है, आज ईद उल अजहा का, बकरीद का। लिहाजा हम लोग सब अपने घरों में हमने नमाज़ें अदा की हैं और हम सारे जितने भी अमाल ईद हैं सब हम अपने घर के ऊपर अदा कर रहे हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घरों में सारे त्यौहार मनाएं, ताकि दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। मुस्लिम समाज का बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा आज बरेली में पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि साप्ताहिक लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने ईद की नमाज घरों में अदा की और एक दूसरे को फ़ोन से ईद की मुबारकबाद दी। इस बार कोरोना महामारी के चलते बकरीद घर से बाहर निकले बिना ही मनाई गई। मस्जिद और ईदगाह में 4 से 5 लोगों ने नमाज अदा की और कुर्बानी की रस्म भी घरों में ही अदा की गई। अच्छी तरीके से ईद उल अजहा मनाया गया हमारी तरफ से, बहुत शांति तरीके से। 5 लोगों ने नमाज अदा करी, किसी ने घर में करी, किसी ने मस्जिद में करी और कुर्बानी भी बहुत शांतिपूर्वक मनाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। स्थानीय पुलिस थाना इज्जत नगर हमारे लिए बहुत सहयोग करते रहे, बार बार हमारे यहाँ आते रहे, अभी भी हैं और उन लोगों का सहयोग हमारे ऊपर प्रशासन का बहुत सहयोग है और हमने दुआ करते हैं कि हर जगह ईद उल अजहा बहुत शांति से मनाई जाए। हमारे यहाँ बकरा ईद का त्यौहार जो है बहुत शांतिपूर्वक सरकार के दिशा निर्देशों के द्वारा मनाया गया। 5 लोगों ने ईदगाह में, 5 लोग, किसी ने 5 लोगों ने अपने घर में, किसी ने मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा ही जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए नमाज अदा करी और बकरा ईद की जितनी भी कुर्बानियाँ बहुत शांतिपूर्वक सही तरीके से सब घरों में करी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के चौथे संस्करण को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, नई शिक्षा नीति बाबा साहब की सोच के अनुरूप यह जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने पर देती है जोर। प्रमुख सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रोटेक्टिव तरीके से कार्य करते हुए कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करें। इसके लिए सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से हैं प्रभावित। राहत और बचाव कार्य चल रहा है जोरों पर। प्रदेश की 3 नदियां उफान पर, कई जगह खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। आज पूरे देश में लॉकडाउन के नियमों के तहत मनाई जा रही है बकरीद। धर्मगुरुओं ने लोगों को ऑनलाइन घरों में ही पढ़ाई ईद की नमाज। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम भाइयों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।